So, good morning, all of you. My name is Vikas Kumar. I am a teacher of political science from the Arts Campus पटना। आज हम सीरीज शुरू करने वाले क्लास 12 के एमसीक्यू पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें विगत 10 साल का जो भी एमसीक्यू है, जो इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार बोर्ड को लेके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं जैसे बिहार बोर्ड में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 में आपको 50 सही करना पड़ता है। तो हम क्या टारगेट करें, कैसे एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें कि हमारा 50 आउट ऑफ 50 मतलब एक भी गलत ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पिछले 10 साल के जो एमसीक्यू है उसको हम रिवीजन करते हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में। जैसे हम यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले 2023 से रिलेटेड, तो यहाँ पे आते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले यहाँ बात हो रहा है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। अच्छा, दलीय व्यवस्था की बात करते हैं, जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे कैसा सिस्टम चल रहा था, तो हम देख सकते हैं उसमें कांग्रेस डोमिनेंस थी वहां पे। चाहे वो फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 हो, सेकंड जनरल इलेक्शन 1957 हो, थर्ड जनरल इलेक्शन आपका 1962 हो। तो जैसे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हम देखते हैं कांग्रेस का नंबर ऑफ सीट कितना था, 364 आता है 52 में। हम देखते हैं 57 में वो जो नंबर ऑफ सीट है वहां पे आपका 371 आता है। या थर्ड जनरल इलेक्शन में देखते हैं वहां पे नंबर ऑफ सीट जो कांग्रेस अचीव करती है या गेन करती है वो आपका 361 है। तो एक तरफ से दिखता है कि यहाँ पे पूरा कांग्रेस क्या कर रही है, पूरा पूरा डोमिनेंस कर रही है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए पहला क्या आपका एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था और एकल अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था। तो हम यहाँ देखते हैं कि कांग्रेस एक तरफ से रूल कर रही है, तो ये आपका वन पार्टी डोमिनेंस में आ जाएगा। वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब क्या हो गया आपका एक दलीय व्यवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया आपका एक दलीय व्यवस्था। ठीक है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पार्टी का, खासकर बात कर रहा है कि दलीय व्यवस्था किस प्रकार थी। तो ये था वन पार्टी सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं एक दलीय व्यवस्था। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया। अब बात करें किस प्रकार के समाजवाद को, समाजवाद का आपको समझना पड़ेगा। इसमें 4 ऑप्शन है, ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें सोचना पड़ेगा। एक तो मार्क्स, एक तो कहता है मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, दूसरा कहता है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय और लेनिन का साम्यवाद। तो ये दो ऑप्शन देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो गया गांधी का सर्वोदय। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गांधी का सर्वोदय, आपका ये करेक्ट आंसर है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का प्रथम अवसर कब मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको मे भी चांस है कि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ बात कर रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा है, भारत में किस राज्य में, मतलब फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, इंडिया में हम बात नहीं कर रहे, पूरे इंडिया में पहले ऐसी कौन कम्युनिस्ट पार्टी थी जहां पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, कि लोकतांत्रिक बेसिस पे स्ट्रक्चर किया गया। तो ये हम देखते हैं 1952 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि वहां भी कांग्रेस ने डोमिनेंस किया था। इसका सही आंसर है आपका 1957, ठीक है, जहां पे केरल में गवर्नमेंट बनाती है, कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट बनाती है आपका यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ये हो गया 1957। और किसको बुलाया जाता है एज ए सरकार बनाने के लिए, तो इनका नाम है EMS नामुंद्री पाद। इनका करेक्ट आंसर है, इनको बुलाया था, गवर्नमेंट को बुलाते कि आइए आप यहाँ पे क्या कीजिए, सरकार का फॉर्मेशन कीजिए, गवर्नमेंट बनाइए। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो सही आंसर है कि 1957 के दूसरे चुनाव के बाद केरल वो स्टेट है जहां पर फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, इन इंडिया नहीं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इन द वर्ल्ड एक कम्युनिस्ट पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का फॉर्मेशन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 1950 दूसरे चुनाव के बाद। अब यहाँ बात कर रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, गैर कांग्रेसी। तो बहुत लोग हम देख रहे हैं, जैसे वन पार्टी सिस्टम की बात की है कि हम देखते हैं कांग्रेस का आइडियोलॉजी का सारे पार्टी देखते हैं, कांग्रेस का फॉर्मेशन बहुत पहले ही हो चुका था, तुम्हारा 1885 में हो चुका था। तो मैक्सिमम जितने भी पार्टी है सब आउट ऑफ किससे निकले हैं, कांग्रेस से निकले। तो यहाँ पूछ रहा है कि मैक्सिमम जो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, एच डी देवगौड़ा और चौधरी चरण सिंह है, इसमें कौन है जो गैर कांग्रेसी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री थे जो आपके क्या थे, तुम्हारा गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यहाँ पे थे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे कहते हैं निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है। यहाँ बात ट्रिकी क्वेश्चन ये भी है, बात करें किसे वामपंथी पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ऑफ कोर्स आपको पता है आइडियोलॉजी से लेकर क्या विचार क्या क्या है, तो ये तो आपका होगा नहीं। दूसरी बात है जनता पार्टी का भी हम फॉर्मेशन देखते हैं, तो इसका एक सही आंसर होगा आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका सही आंसर क्या हो गया आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो याद रखिएगा कि जो वामपंथी पार्टी का कोटि की बात कर रहा था किस में रखा गया, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर 6 पे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष, अब प्रारूप क्या है, प्रारूप मतलब ड्राफ्टिंग कमीशन, कि ड्राफ्टिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे। तो हमको पता है, सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि कब बना, ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ। तो याद रखिएगा जो ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ है। और हु इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी पर्सन, तो इसका सही आंसर होगा आपका भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो हु इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति, कौन है, आपके डॉक्टर अंबेडकर जी है। कब इन्होंने किया, 29 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नंबर 7 की बात कर रहे हैं कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। यहाँ मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। तो फंडामेंटल ऑफ कोर्स बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी बता सकते हैं। काम कीजिए कि आप लोग कमेंट में बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स को कितने हैं और कौन कौन से। मैं यहाँ आपको आंसर बताता हूँ, नंबर बताता हूँ, पर आप लिख सकते हैं कमेंट में कि टोटल फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से, और आर्टिकल मतलब विच आर्टिकल रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, और कौन से आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट्स से रिलेट करते हैं। तो हमारे पास कितने, 6 टोटल नंबर कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स। अब 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्योंकि पता है आपको फंडामेंटल राइट्स कितना इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 11th हो या 12th हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपका फंडामेंटल राइट्स आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 6 में से, सबसे पहला बात करते हैं समानता का अधिकार। पहला क्या आपका समानता का अधिकार, जिसको हम राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं, आर्टिकल आपका 14 to 18 आता है। उसके बाद सेकेंड क्या है आपका, बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, आपका क्या आता है 19 से लेकर 22 तक आता है आपका। फिर 20, उसके बाद क्या आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटर, थर्ड फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, 23 से 25 तक आता है, 24 तक आता है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल आपका कितना है 25 से लेकर 28 तक ये आता है। उसके बाद आपका क्या बच गया, कल्चरल और एजुकेशनल राइट बच गया आपका 29 एंड 30 आता है। और आपका लास्ट बट नॉट द लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो आर्टिकल 32 is the heart and soul of the Indian Constitution said by the Dr. भीमराव अंबेडकर। तो हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट कितने हो गए, 6 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देख रहे क्वेश्चन कितना इजी पूछ रहा है। यदि आप बेसिक पढ़े होंगे 11 12 का एकदम बेसिक पढ़ेंगे तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है क्लास 12 का हम तैयारी करवा रहे हैं, पर आप इसमें गौर कीजिएगा क्लास 11 के बिहार बोर्ड, खासकर आपको पता ना कि क्लास 11 बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है और एमसीक्यू में आपको मिलेगा मैक्सिमम। जैसे ये क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन, ये सारे कहाँ से रिलेटेड है, आपको क्लास 11 से रिलेटेड है। तो सो क्लास 11 वाला भी इसको देख सकते हैं, वहां से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया। पूर्ण रूप से एडॉप्ट करने का बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, एडॉप्ट करने की बात किया जा रहा है। तो ये तो हमको पता है आजादी है, ये पता है। तो ये फाइनल एडॉप्शन कब होता है, 26 जनवरी 1950। भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्शन है कब आपका, 26 जनवरी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, सी 26 जनवरी 1950। अब फिर नेक्स्ट पे आते हैं कि संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यहां से पूछता है क्वेश्चन, किस पार्ट। तो एक काम करते हैं, इसका आंसर हम ना इसके ऑप्शन से निकालते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार का मतलब क्या, फंडामेंटल राइट। तो ये भी पता होना चाहिए। मान लीजिए हमको आंसर नहीं पता है, डायरेक्ट आंसर नहीं पता है, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव से भी, इसके ऑप्शन से भी इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे क्या है कि फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया, तो ये आपका यूएसए से लिया गया। ठीक है, दूसरा बात करें फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको हम लोग मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, ये कहां से आपको लिया गया, ये आपका यूएसएसआर से लिया गया। और तीसरा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, ये कहां से आपका लिया गया, ये लिया गया आपको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो बचा कौन आपके पास, देख लीजिए, आपके पास बचा नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि किस भाग को जर्मनी से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति का संकटकालीन अधिकार, जिसको इमरजेंसी पावर करते हैं। और इसके अंदर कहां से कहां तक लिया गया, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक इसको लिया गया। कहां से आपका, जर्मनी से। क्लियर है, जिसको भी समझ में ना आए वो बात कर बता सकते हैं। और कुछ आपको क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप ये काम करो, कमेंट में आप क्वेश्चन डाल देना, वहां आपका हम आंसर आपको रिप्लाई कर देंगे आंसर। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ एक एक ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए हम, एक ऑब्जेक्टिव से यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनाए। अब बात कर रहा है फंडामेंटल राइट, तो देख लिया कि मूल अधिकार कहां से लिया गया, फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया।
अब नेक्स्ट बात करें कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। पार्ट पूछ रहा है, अभी हम जस्ट पूछे कि कहां से लिया गया, बोरो कहां से किया गया, पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे कि किस पार्ट से, तो इसका सही आंसर क्या है, तृतीय भाग। इसका सही आंसर क्या है, तृतीय भाग। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं, वो तृतीय भाग से लिया गया। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो बात करते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप की हम बात कर रहे हैं, तो सिंगल सिटीजन किस देश से लिया गया, बोरो किया हो गया। आप भी सोचिए, आंसर दीजिए, आप बताइए इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, मान लीजिए अमेरिका। अमेरिका, तो अमेरिका में किस तरह का सिटीजनशिप है, जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिए, कमेंट में हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि अमेरिका में किस तरह का सिटीजनशिप है, क्या वहाँ सिंगल सिटीजनशिप है या कुछ और भी सिटीजनशिप है। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या आपका सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है। अमेरिका में क्या आपका डुअल सिटीजनशिप है। उसी तरह चाइना का भी आपको पता है, फ्रांस का भी देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ब्रिटेन। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ब्रिटेन। कि हमारे यहाँ जो एकल नागरिकता का विचार है वो किस देश से लिया गया, वो ब्रिटेन से लिया गया। इसका करेक्ट आंसर है सिंगल सिटीजनशिप विच आर बोरो फ्रॉम द ब्रिटेन। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक मतलब क्या हुआ, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, मतलब विधानसभा की बात हो रही है और विधान परिषद की बात हो रही है। अब सोचो, अब ये क्या विधानसभा विधान परिषद, आपको पता है हमारे बिहार में भी यदि देखोगे तो बिहार में विधानसभा और विधान परिषद है। तो यह बोल रहा है कि नंबर ऑफ कितने, इंडिया में जो मान लीजिए 28 स्टेट है, 28 स्टेट में नंबर ऑफ कितनी स्टेट में आपका विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, 6। इसका सही आंसर क्या होगा, 6 होगा। अब बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया कहता अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ। अब इसका तो आंसर आप भी दे सकते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इसमें बहुत सारा नाम आपको पता होगा, जन अधिकार पार्टी, हम पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका फेमस पार्टी, दिल्ली की फेमस पार्टी कौन, केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, आम आदमी पार्टी। अब बात करते हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल। ये तो क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, पता है आपको, हर जगह आपको मिलेगा। तो ये हमको लगता है मोस्टली सबको आंसर इसका पता होगा कि पहली भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो ये थी सरोजनी नायडू। हाँ, पर एक क्वेश्चन और, कहाँ की राज्यपाल थी, ये पूछ लिया तब आप क्या करोगे। आप तो पढ़ रहे हो कि यहाँ पहली राज्यपाल कौन है, कि यहाँ पे सरोजनी नायडू। ये राज्यपाल कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। प्लीज इसको कंसीडर कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। कहाँ की राज्यपाल थी ये पहली राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन, अभी हमने देखा ना कि एक क्वेश्चन बनाया, एक क्वेश्चन नहीं था, इसमें 4-5 क्वेश्चन का आंसर था। कि हमसे पूछा गया कि जर्मनी से क्या लिया गया, पर हमने देख लिया कि यूएसए से क्या लिया गया, यूएसएसआर से क्या लिया गया, आयरिश से क्या लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश से मत डरिएगा, यहाँ यूएसए अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूएसएसआर रशिया की बात कर रहे हैं, आयरिश आयरलैंड की बात कर रहे हैं, और ये तो आपका जर्मनी से लिया गया है। इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, जहां भी कोई दिक्कत होगा आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा यहाँ बात हो रहा है, सबसे पुराना नहीं। यदि हम इन टर्म्स ऑफ ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ओल्डेस्ट में आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही था, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, पर यहाँ पे बात क्या हो रहा है, जबकि देखोगे यहाँ बात हो रहा है लॉन्गेस्ट। तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, इंडिया का, और कितना 30 टाइम्स मोर देन बड़ा है, किससे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, वो किसी का नहीं, वो हमारा ही है, वो इंडिया का ही है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। पहली महिला अध्यक्ष, याद गौर कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। गेस कीजिए आप लोग, क्या आंसर हो सकता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, राजकुमारी अमृत कौर, महारानी एलिजाबेथ, एनी बेसेंट और विजय लक्ष्मी पंडित। इजी क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है विजया लक्ष्मी पंडित। करेक्ट आंसर क्या है इसका, विजया लक्ष्मी पंडित इसका करेक्ट आंसर है। अब बात आते हैं, कहता है भारतीय संविधान के कौन सा भाग संविधान के आत्मा के रूप में जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिएगा, तो ये बीपीएससी का 62 वाले पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि
विच इज द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट कौन है। तो आपको बता देते, तीन क्वेश्चन आपका बार बार यहाँ पूछता है। एक तो पूछता है हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पूछता है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा पूछता है हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो जहां तक इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है, इसका क्या है, प्रस्तावना, जिसको हम लोग प्रियम्बर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रियम्बर बोलते हैं। पर दूसरी तरीके यदि यहीं पे हार्ट के साथ सोल हो जाता कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ बात कर रहा है कि आत्मा की बात कर रहा है, ठीक है, दिल की बात कर रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल 32, जिसको हम लोग संवैधानिक उपचार बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, वो हो गया आपका आर्टिकल 32। पर फिर पूछ दिया कि हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कौन है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। क्या है आपका, जीने का अधिकार। तो आप सोचिए एक क्वेश्चन से आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ कितना बना, 3 क्वेश्चन बना। तो ऐसे ही हमें पढ़ना है कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए कि सरोजिनी नायडू है पर कहाँ की है, पर लोग डायरेक्ट पढ़ लेते इस बात को, पर ये नहीं बता पाते कि कहाँ की है। यदि क्वेश्चन वहां थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए, थोड़ा बदलाव कर दिया जाए, फिर आप कैसे डिटेलिंग करोगे। ठीक है, इसलिए स्टे फोकस, अब बने रहिए। हम सारा आपको 10 साल का जितने भी क्वेश्चन है सब करवाएंगे, और ये कहीं नहीं होगा, बस आर्ट्स कैंपस पे होगा आपका। जो भी आर्ट्स कैंपस, आपको एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं छूटेगा। और हम ऐसे ही, चाहे आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हर एक सब्जेक्ट का, पोल साइंस तो मैं करा ही रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना। यहाँ याद रखिए, सिफारिश को लागू करना बात कर रहा है, कि लाया किसने ये नहीं बात कर रहा। ठीक है, कि लागू किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका वीपी सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वीपी सिंह, याद रखिएगा। इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 103 संविधानिक संशोधन प्रदान करता है। ये बहुत आपको पता है, रिजर्वेशन हमारे यहाँ ऐसा टॉपिक है कि आग लग जाता है सोसाइटी के अंदर। और अभी हाल फिलहाल में देखोगे तो अभी भी कंडीशन वही, SC/ST एक्ट में क्रीमी लेयर को लेके यहाँ पे रिजर्वेशन के क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या लाया गया, तो आप सोचिए क्या होगा, महिलाओं का आरक्षण, पिछड़े वर्ग को आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो 10% आरक्षण दिया गया है, जिसको बोलते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण। कितने परसेंट, 10%। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, किस यहाँ पे संशोधन के तहत, 103 के तहत। अब कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है, ऐसे आप इसको सोचिएगा तो इसमें आंसर ही नहीं है इसका। इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है ही नहीं, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा 9th। इसका करेक्ट आंसर होगा 9th। पर यदि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट नहीं है, अब उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, कि मान लीजिए ऑप्शन में नहीं है 9, तो क्या कीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5वां। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5th हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। हाय हाय, इतना इजी क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो हर कोई बना लेगा, आप भी बता सकते हैं कौन है, चाहे आप उसको उप प्रधानमंत्री बोलिए या होम मिनिस्ट्री बोलिए, होम मिनिस्टर बोलिए, हमारे कोई नहीं है इसमें, तो कुछ है ही नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिसको बोलते, वही हमारे क्या थे, आपके उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कौन सा कहता है, कौन सा संविधान संशोधन नागरिक स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। यहाँ पे बात कर रहा है कि नागरिक स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा है, तो इसका बात करें तो यहाँ नागरिक से संबंध में आ रहा है कि पूछा नगरीय। ठीक है, नगरीय मतलब क्या हो रहा है, आपको नगर से रिलेटेड है, कि नगर स्थानीय स्वशासन संबंधित है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर बताइए। 73 होगा, 74 होगा, आपको पता है 75, मान लीजिए 74 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 है, या 74 आपका है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको ये क्लियर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, आप सोचिए चारों में से कौन सा हो सकता है, जल्दी जवाब दीजिए आप। यहाँ पे देखिए, बताइए, सोचिए सोचिए, थोड़ा सा सोच सकते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन नागरिक स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 73, 74, 75 और 76। पता चला आंसर, आंसर पता चला कि नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट।
ठीक है, इसका आंसर क्या है? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भारत का पहला भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? चार ऑप्शन यहाँ भी है आपका। पहला क्या है? 1688, दूसरा क्या है? 1757, तीसरा है 1726 और चौथा है 1820। मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो रहा है यहाँ पे कि व्हेन वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश, कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1688 में, 1757 में, 1726, 1820। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1688। अब मान लीजिए पूछ देगा कि कौन सा जगह था, तो आप क्या बताइएगा? कौन सा जगह था? ये आप कमेंट में बताइएगा, ये आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ इसका करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, क्योंकि आपके लिए हिंट छोड़ देते हैं। पहले उसको मद्रास बोला जाता था, आज क्या नाम है उसको, आप बताइएगा। आपको बता देते हैं, कमेंट में बताइए कि 1688 में भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया और कहाँ किया गया। ठीक है, ये आपके लिए। अब बात करते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द क्या बोल रहा है यहाँ पे? राज्यसभा की बात है। तो हमारे यहाँ पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही क्या होते हैं? आपके राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट क्या कौन है जैसे बात कीजिएगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो आपके हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं? आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है यहाँ से बना, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति बनेंगे वही राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। करेक्ट आंसर है इसको। ठीक है, एकदम इजी है, करते चलेंगे। देखिए इतना इजी कि आप आराम से कर सकते हैं। अब निखिल बात करें, निम्नलिखित तो किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ये सीयूटी में भी पूछ सकता है, बीपीएससी में भी पूछ सकता है, यूपीएससी में पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद को संबोधित करने का। याद रखिएगा, बात यहाँ क्या कर रहा है? बस संबोधन करने की बात करना है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, चुनाव आयुक्त, उनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है? सोचिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल हो सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, कौन हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका अटॉर्नी जनरल। ये लोकसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर वोटिंग नहीं दे सकते। याद रखिएगा, ये एड्रेस कर सकते हैं, ये संबोधित को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रेस करना बोलते हैं। ये एड्रेस कर सकते हैं पर ये वोट नहीं कर सकते, तो क्लियर रखिएगा इसको। ठीक है, अब कहता है आर्टिकल 370A किस राज्य से संबंधित है? आर्टिकल 370A किस राज्य से संबंधित है? तो इसका हमको लगता है नागालैंड होना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है 100% कि इसका आंसर नागालैंड होगा। आप बताओ कि महाराष्ट्र है, गुजरात है कि जम्मू कश्मीर है? 370 की बात नहीं कर रहा हूँ, 370 जम्मू कश्मीर हो गया, पर यहाँ 370A है, नागालैंड ही होगा। करेक्ट आंसर है, आप जो सोच रहे हैं ना बिल्कुल सही आंसर है, वो नागालैंड ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसकी सलाह पे किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव, याद है ना? अभी बात किए थे नंबर ऑफ 6 स्टेट जहां पे क्या है? विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो किसके सलाह पे? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आप देखिएगा इसमें लिखा हुआ विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले सलाह किसको देगा? इसको भंग कौन करेगा या बनाएगा कौन? लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसको फॉर्म कौन करेगा? तो याद रखिएगा, देखिए यहां से भी क्वेश्चन बनना है। पार्लियामेंट को पावर है। किसको पावर है? पार्लियामेंट को पावर है, पर रिकमेंडेशन कौन करेगा? 100% विधानसभा। कौन रिकमेंड करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली रिकमेंड करेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असेंबली। पर किसके पास ये पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट के पास पावर नहीं है। स्टेट बस रिकमेंड कर सकता है, सलाह दे सकता है, पर एक्चुअल पावर किसके पास है? आपको पार्लियामेंट के पास। सही जवाब। अब बात करें, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। पैसे वाली बात हो रही है, पैसे वाली बात तो पता है ना, पैसा है तो हमेशा किसका नाम आएगा? पहला लोकसभा की, राज्यसभा का? हाँ, क्योंकि सारा काम सेंटर करना पड़ता है, बिल पास करवाना पड़ेगा, तो राज्य लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में, तो कहीं राज्यसभा में अटक गया तो काम कैसे होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, बेसिक क्वेश्चन है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल कहाँ? लोकसभा के अंदर। याद रखिए, कहाँ आपका? सिर्फ लोकसभा के अंदर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार? फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपका फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन व्याख्या करेगा? कौन बताएगा कि जो नियम बना हुआ वो सही है या गलत है? उसका व्याख्या कौन करेगा? एक बात बताइए कि नियम कानून बनाने का काम किसका? नॉर्मल सी बात है, लेजिस्लेचर का ना।
विधायिका का काम है, पर उसको सही जस्टिफाई करने का काम किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। तो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का अंतिम व्याख्या कौन करता है? वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब बात कर रहे हैं पंचायती राज। हमारे बिहार में खासकर इस सबको पंचायत को लेकर आप जानवे करते हो। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि पंचायती राज्य शामिल है केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका राज्य सूची। क्या इसका करेक्ट आंसर है? राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोका जा सकता है। अब यहाँ बात की कि सर अभी आप जस्ट अभी बताए हैं कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में, फिर आप हमसे दूसरे तरफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या, मान लीजिए मनी बिल तो लोकसभा में पेश होता है पर उसको भेजा जाता है राज्यसभा के लिए, पर बस एक टाइम लिमिट किया गया है। वो टाइम क्या है? 13, 14, 18, 45। क्या हो सकता है? पढ़े होंगे आप लोग, एग्जाम आ रहा है नजदीक, जल्दी जल्दी पढ़िए, इसको कंप्लीट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 18 दिन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 18 दिन। यदि लोकसभा बिल को राज्यसभा में भेजती है तो वो 18 दिन में, मान लीजिए यदि राज्यसभा एसेंट नहीं देती, सहमति नहीं देगी, तो उसको ऑटोमेटिक क्या किया जाएगा? पास माना जाएगा। इसीलिए जो धन विधेयक है, जो मनी बिल की बात करते हैं, उसमें जो सारा पावर, वो किसका पावर है आपका? याद रखिएगा, वो लोकसभा का है। और कितने दिन तक राज्यसभा रोक सकती है? 18 दिन तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण, याद रखिएगा क्या बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित किए गए, अपराधीकरण की बात कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर कौन सी समिति? बहुत बार पूछता है एग्जाम में, और यहाँ के लिए नहीं, आपको यूपीएससी बीपीएससी सब के लिए, सीयूटी सब के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर है वोहरा समिति। इसका करेक्ट आंसर क्या आपका? वोहरा समिति। कि यहाँ पे अपराधीकरण के अध्ययन के लिए कौन सा बनाया गया है? वोहरा समिति बनाया गया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम यहाँ से फिर। अब यहाँ बात है चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, कौन जारी कर सकता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए, संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, मुख्य न्यायाधीश। क्या हो सकता है आंसर? कौन करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? और क्या है ये जो हम बात कर रहे हैं आदर्श आचार संहिता, क्या है? इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होता है, देखते हैं हमारे इंडिया में इलेक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और खासकर बिहार के लोगों के लिए इलेक्शन से जितना गॉसिप इलेक्शन में होता है, लोग चर्चा करते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं चाय के नुक्कड़ पे या कहीं पे, और चर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ये कौन तय करेगा? क्या संसद तय करेगा, क्या राष्ट्रपति तय करेंगे, क्या चुनाव आयोग तय करेंगे, या तो आपका मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे? तो ये तय करने का काम किसका होगा? चुनाव आयोग का। किसका होगा? आपका चुनाव आयोग का। इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। किसका? आपका इलेक्शन कमीशन की बात है। करेक्ट आंसर आपका क्या है? इलेक्शन कमीशन। अब बात कर रहे हैं कि शून्यकाल संबंधित है। शून्यकाल पढ़े होंगे, किससे रिलेटेड है? आपको पता है, जिसको हम इंग्लिश में जीरो आवर बोलते हैं, वो किससे रिलेटेड है? तो यहाँ बात कर रहा है कि संसद, न्यायालय, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है आंसर? अब शून्यकाल रिलेटेड है जीरो आवर, कहाँ आपने सुना जीरो आवर? तो ये आपका रिलेट करता है पार्लियामेंट से। इसका आंसर क्या आपका? संसद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? संसद। कि जीरो आवर या शून्यकाल आपको संबंधित है क्या? संबंधित है आपका संसद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन कब स्थापना गया? तो 1993 में। ठीक है, कब बनाया गया? एनएचआरसी। हमको मेन है हिंदी है ना, आपका इंग्लिश में वो बच्चे होंगे उसको भी, वेन वाज द एनएचआरसी फॉर्म, तो हम लोग बच्चे पढ़ा भी चुके हैं, क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। फॉर्म इन 1993। आपका एनएचआरसी कब बना? 1993 बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 36 क्वेश्चन पे आते हैं आपका। अब यहाँ बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण स्तर की बात कर रहा है। तो जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। तो इनमें क्या है? इनमें से सभी एक एक सारे के सारे इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट स्तर है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात कर रहा है यहाँ बात कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में पंचायती राज्य संस्था नहीं है? तो यहाँ पे बात कर रहा है कि मणिपुर ऑप्शन में दिया गया, मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि किस राज्य में पंचायत संस्था नहीं है? 2024 में 3 ऐसे जगह है। अब सोचिए, एक तो मेघालय हो गया, दूसरा नागालैंड हो गया, और तीसरा क्या हो गया? सोचिए, मणिपुर होगा या मिजोरम होगा या असम होगा ना। हम 3 बता चुके हैं 2024 में, 3 राज्य जहां पे पंचायती राज संस्था नहीं है। एक मैंने क्या बोला? मेघालय बोला, मैंने दूसरा क्या बोला? नागालैंड बोला, और तीसरा क्या होगा? सोचिए आप,
तीसरा मणिपुर होगा, मिजोरम होगा, आपका असम होगा, अरुणाचल प्रदेश। मुझे तो लग रहा है मिजोरम होगा। आपको क्या लग रहा है कि मणिपुर होगा? सोचिए क्या हो सकता है आंसर। दो ऑप्शन आपको हम पहले आंसर बता चुके हैं आपका। तो ये दो तो नहीं होगा, असम अरुणाचल प्रदेश तो नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन बचा। दो ऑप्शन में आपको बता दिया, अभी दो ऑप्शन में 50-50। अब 50-50 करो कि मणिपुर और मिजोरम, दो स्टेट पहले ही बता चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका मिजोरम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया और मेघालय हो गया, जहां पे इन 2024 में आपका अभी तक पंचायती राज संस्था अभी नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल। कितना मजा आ रहा है यार क्वेश्चन करने में, कितना मजा, कितना इजी क्वेश्चन है। अब कहता है कि भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया, मतलब अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया, ये बात कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको हम 50-50 कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 2015, दूसरा है 2016, तीसरा है 2014 और चौथा क्या है? 2017। तो मुझे जो लगता है वो 16 और 17 में कोई हो सकता है। आपको क्या लगता है कि 2015? सोच लीजिए, एक बार देख लीजिए कि 2015 है कि 2016 है कि 2017 है। 2015 क्या लगता है आपको सही आंसर होगा? क्या हो सकता है कि 2016? इजी है, वो लास्ट यहाँ पे बात कर रहा है कि अंतिम रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। अंतिम बार देश का पहला, देश में पहली बार अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 2015 में, 16 में, 14 में, 17 में। तो मैंने आपको दो 50-50 दिया था ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2016। अब पूछ दिया कि किसने पेश किया था, तो अब बताइए, यदि आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि किसने पेश किया, तब आप क्या करोगे? ये भी बात है, क्यों नहीं पूछ सकता, ये भी सोचिए कि अंतिम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। एक काम कीजिए, आप कमेंट में मुझे इसका जवाब दीजिए कि हाँ, जो अंतिम रेल बजट है जो पास हुआ 2016 में, ठीक है, उसको पास करने वाला कौन है, किसने पास किया गया, किसने पास किया गया। जब 2016 की बात कर रहा हूं तो सोच लीजिएगा सरकार किसकी है। बीजेपी की सरकार होगी, मोदी जी साहब है यहाँ पे, 2014 में मोदी जी आए, इसका मतलब मोदी गवर्नमेंट में आपका अंतिम रेल बजट पास हुआ है। तो किसने पास किया होगा, ये भी आप सोच के रखिए। इसको कमेंट में आप जवाब दीजिए, फिर आपको हम उसका आंसर बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या आपका? 10 दिसंबर को। कब आपका? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चुनाव आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन की बात है, कब बना? तो याद रखिएगा, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन वाज फॉर्म इन 1950। कब बना? 1950। एंड सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्लियर है कि पहला जो इलेक्शन चुनाव आयोग है वो कब बना? 1950 में बना। और इसके फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन हो गया आपके? सुकुमार सेन। क्लियर है? कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन है कि हमारे चुनाव आयोग गठन का 1950 में। 12th में आपको पढ़ना होगा, तो पढ़े होंगे उसमें, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में आप पढ़े ही होंगे वहां पे कि कैसे कैसे हमने इलेक्शन कमीशन का स्टेप, जवाहरलाल नेहरू बुलाते हैं, इलेक्शन कमीशन का स्टेब्लिश करते हैं, सुकुमार सेन आते हैं, कैसे इलेक्शन कंडक्ट करने के बाद 3 टाइम्स, तीसरी बार में 1952 में इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको हम लोग आगे करते चलेंगे। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने कितने साल का, कितने कार्यकाल होता है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का। ठीक है, इसमें भी आपको हम दो आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आप 3 और 4 को हटा दीजिए और कोशिश कीजिए। अब बताइए, आपको इजी कर दी, एकदम इजी कर दिया आपको। की कर रहा है कि सुरक्षा परिषद में, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर का जो टेन्योर है वो कितने साल का है। तो आपके पास देखिए, मैंने दो पहले ही आउट कर दिया 50-50 में, आपके पास बता गया दो, 1 और 2। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 2 साल का। क्या होगा आपका? 2 साल का। अब बात कर रहे हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 42, संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड है कि उसका एजेंसी कौन नहीं है। तो बोलता है WTO, बोलता है WHO, यूनिसेफ और यूनेस्को। क्या आंसर हो सकता है इसका जो आपका मेंबर नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO। इसका करेक्ट आंसर क्या आपका? WTO। ये क्या है? एक संघ का एजेंसी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे हैं कि कह रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? वर्ष में कितनी बार होती है? तो यह पूछ रहा है कि वर्ष में, टाइम पूछा, वर्ष में कितनी बार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक वर्ष में 2 बार। कितना होता है आपका? एक वर्ष में 2 बार।
या कुछ और भी हो सकता है, तो आप बता सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे इसका आंसर होगा 1 वर्ष में 2 बार हो सकता है, 1 ईयर में 2 साल होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 वर्ष में 1 बार, 2 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 4 बार, तो एक हमको लगता है इसका आंसर 1 वर्ष में 2 बार या 1 बार। तो क्या लगता है आपको, ये 2 बार हो सकता है कि 1 बार हो सकता है? सोच लीजिए, मैंने यहाँ टिक मारा है 2 बार में, क्या हो सकता है? सिक्योरिटी काउंसिल का 1 वर्ष में 1 बार। सही सोचे आप, 1 वर्ष में क्या है, 2 बार नहीं होगा इसका, 1 वर्ष में क्या होगा आपका, 1 वर्ष में 1 बार होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ये है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में बोल रहा है यहाँ पे, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो बात कर रहा है कि हमने बात किया था 6 ऐसे स्टेट थे जहां पे आपका क्या थे, विधान लेजिस्लेटिव असेंबली भी था और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था। तो पहला तो उत्तर प्रदेश, सही है या गलत है? सही है। इसमें तो आपका है, बिहार भी है आपका। आपके पास 2 बचे, फिर से हम 50-50 आपको दे रहे हैं। आपको फिर 2 कर रहे हैं कि जो 6 स्टेट है, नंबर ऑफ 6 स्टेट है, राजस्थान या कर्नाटक। मुझे तो लग रहा है राजस्थान होगा, आपको क्या लग रहा है कि कर्नाटक होगा? 2 तो है, यूपी और बिहार में तो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल दोनों है। अब क्या लगता है, नंबर ऑफ 6 स्टेट में तो आपका है, पर यहाँ आपको फिर से मैं 50-50 दे रहा हूँ कि इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक किस में नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर क्या है, राजस्थान है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया न्यू दिल्ली, बेलग्रेड, हवाना और जकार्ता। क्या क्या ऑप्शन है इसका? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर बेलग्रेड। इसका सही आंसर क्या आपका, बेलग्रेड। याद रखिएगा, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि भारत की संसद में शामिल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। यहाँ पे लोग को लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा, मोस्ट लोग देम इसमें गलत कर देते हैं, जैसे लिखा हुआ ऑप्शन यहाँ पे केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों। पर याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों आंसर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया, कि भारत के संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि किस संशोधन में, कहता है यहाँ पे किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो याद रखिए कब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो वो 42nd, ये हो जाता है 44 अमेंडमेंट एक्ट, फिर 1978 हो जाता है, उसे तो बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पे याद रखिए मौलिक कर्तव्य। अच्छा, मौलिक कर्तव्य क्या, फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए किया गया। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना। अब ये बात तो श्योर है कि लद्दाख बना तो मोदी जी, आपको पता है कि मोदी जी बनाने वाले। अब मोदी यहाँ पे क्वेश्चन लोग करते हैं कि 2000 आपका 17 होगा कि 18 होगा, और कि 19 होगा कि 20 होगा। देखिए लगातार आपका ऑप्शन दिया गया 17, 18, 19 और 20 दिया गया है, तो इसका मतलब कंफ्यूज किया गया है। मोदी जी के शासनकाल में, टेन्योर में तो हुआ है, कौन सा हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर आपका 2019। इसका करेक्ट आंसर क्या आपका 2019 में आपका यहाँ पे लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश आपका बना। अब यहाँ बात कर रहा है कि शीत युद्ध के दौरान शक्ति कितने केंद्र से, कोल्ड वार की बात कर रहा है। आप पढ़े होंगे आपने, सेकेंड वर्ल्ड वार जो चला है 1939 से लेकर 45 के बाद, जो उसके बाद कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, 2 पावर का ध्रुवीकरण हम लोग पढ़े भी है, सेकेंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपको पढ़े होंगे। तो इसमें इसका सही आंसर है 2। एक तरफ कौन था, यूएसए था, और दूसरी तरफ कौन था, यूएसएसआर था। एक तरफ अमेरिका जो हम बोलते हैं, दूसरी तरफ क्या, वार्साओ पैक्ट जिसको हम लोग रसिया बोलते हैं, वो दोनों थे। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2 है। अब कहता है संघीय व्यवस्था में किसके पास अधिक पावर है, मतलब ताकत किसके पास है। फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पता ना आपका इंडिया पूरा तरफ फेडरल स्ट्रक्चर नहीं, अमेरिका इधर फेडरल स्ट्रक्चर, अमेरिका क्या पूरा का पूरा एक फेडरल स्ट्रक्चर कंट्री है, पर इंडिया क्या क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। अब क्वासी फेडरल में क्या है कि क्वासी फेडरल में क्या है कि सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जो संघ है वो ज्यादा पावरफुल होगा वो राज्य से। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, केंद्र हो जाएगा। यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, केंद्र हो जाएगा।
क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? नॉन परमानेंट मेंबर की बात कर रहा है, परमानेंट मेंबर की बात नहीं कर रहा, कितने नॉन परमानेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। ये भी हम लोग पढ़े हैं क्लास में कि टोटल नॉन परमानेंट मेंबर कितने लेजिस्लेटिव आपके यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में, या आपका अस्थायी सदस्य तो 10 है। अब इसमें बात कर रहा है कि इनमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये तो मैंने क्लास में भी बच्चे लोगों को पढ़ाया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन संबंधित नहीं है। कौन कौन है इसमें से? सुकर्णो हो गया, यासिर अराफात हो गया, मार्शल टिटो हो गया और पंडित जी नेहरू हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यासिर अराफात। इसका करेक्ट आंसर क्या है? यासिर अराफात, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है, ये आप बताइएगा। वैश्वीकरण मतलब आज के समय में एक तरह से ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? राष्ट्रीयकरण, अंतरराष्ट्रीयकरण, ध्रुवीकरण और एकीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीयकरण। कि वर्ल्ड आज क्या हो रहा है, बिल्कुल समेटते जा रहा है, एक जगह होते जा रहा है। आज देखते हैं ना, अमेरिका में कुछ होता है हमें पता चलता है, हमें होता है अमेरिका में पता चलता है। आज बांग्लादेश का क्राइसिस देखिए, आज हम बैठे बैठे घर देखते हैं, पाकिस्तान का कंडीशन देखते हैं, अफगानिस्तान का कंडीशन देखते हैं। तो वर्ल्ड पूरे के पूरे क्या हो चुका है आपका? अंतरराष्ट्रीयकरण हो चुका है। अब यहाँ बात कर रहा है कि दलित पैंथर के नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये याद रखिएगा प्रीवियस ईयर बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दलित पैंथर नामक संगठन है इसकी स्थापना किस राज्य में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? क्या होगा? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। का करेक्ट आंसर आपका क्या है? महाराष्ट्र। याद रखिएगा कि दलित पैंथर जो संगठन है उसकी स्थापना किस राज्य में हुई? आपके महाराष्ट्र राज्य में हुई। अब बात यहाँ पे कर रहे हैं कि कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? युवा तुर्क, याद है ना आपका क्या लिखा हुआ है? याद रखिएगा यहाँ पे युवा तुर्क की बात किया जा रहा है। तो युवा कौन हो सकता है? के कामराज, सिंडिकेट पढ़े होंगे आप लोग, निजलिंगप्पा कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री, वो चंद्रशेखर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपका चंद्रशेखर। ठीक है, तो याद रखिएगा कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसको जाना जाता है? चंद्रशेखर को जाना जाता है। अब बात करें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नाम बहुत बार सुने होंगे, सब लोग सुने होंगे, किस पार्टी दल के नेता है? भारतीय जनसंघ, भारतीय साम्यवादी दल, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। से करेक्ट आंसर क्या है? भारतीय जनसंघ। किसके? आपका आंसर क्या है? आपका भारतीय जनसंघ से आपको ये रिलेट करते हैं आपको। अब बात करें 1956 में भारत में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका ट्रिकी क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछता है, तो हमें फोकस करना है कि कोई भी क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो छूटे। और 100 में हमको लगता है आउट ऑफ 50, हम तो लगता है 100 में 99 करने के लिए तैयार है, 100 में 100 कर लेंगे हम लोग। अब हम विद इन 10 साल का, और उसके अलावा भी हम लोग जो एमसीक्यू करवाएंगे आप आराम से वहां पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं किस बेसिस पे? तो इसका आंसर है आपका लैंग्वेज बेसिस पे। किस बेसिस पे? लैंग्वेज बेसिस पे। अब मान लीजिए कि यहाँ पूछ दिया, पूछा तो है 1956 में भारतीय में कहता है भारत में राज्यों के पुनः गठन का आधार भाषा बना। कौन सा राज्य बना? फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कौन सा स्टेट है जो पहला किसी भाषा के आधार पर बना? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो आपका आंध्र प्रदेश है। अब आ रहा है भारत में कुल कितने संघ हैं? ये तो आपको आंसर देना है। यूटी पूछ रहा है भारत में कितने स्टेट है, यूटी बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन है, कितने यूटी है आपके अनुसार? तो एक काम कीजिए, आप इसको कमेंट में क्वेश्चन कीजिए और इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो 58 को आप लोग के लिए छोड़ते हैं, ठीक है, कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। आप इसका आंसर दे, याद से होना चाहिए। हो सकता है कि कोई 6 दे, कोई 7 दे, कोई 8 दे, कोई 9 दे, पर इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। अब यहाँ बात कर रहा है तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। यहाँ पे बात कर रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिया गया है, दो ही ऑप्शन है यहाँ पे। तो 51, 56, 52, 57 बात कर रहे हैं। तो पहला देखो तीसरी पंचवर्षीय, तो पहला क्या हो गया? 51 से 56 हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका? 1956 से आप 5 साल जोड़ लीजिए, कितना हो गया आपका? 61 हो गया। तो आप उसके बाद जोड़ लीजिए, कितना हो गया आपका? आप जोड़िए खुद, 5-5 साल के लिए हुआ तो 51 से 56 और 56 4 कितना हो गया? 60, 61, और 61 से लेकर आप कितना हो गया? 61 से लेकर 66, 5 साल। तो नॉर्मल सी बात है ना, 5-5 साल है जब बोल ही रहे। यहाँ पे क्वेश्चन का मिस प्रिंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1961 से लेकर 60। फिर आगे का भी बता सकते हैं, 61 में क्या हुआ, 62 में चाइना वार हुआ, 64 में नेहरू जी चले गए, उसके बाद उसके शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने। तो बहुत कुछ है इसमें, आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। अब आगे बात करें
कि सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण दिया? सर्वप्रथम की बात करें और कोई नहीं, बिहार। इसमें तो बिहार, आप बात करें लोग सोचते हैं बिहार इतना पीछे है, पर आज देखो कि पहला स्टेट बिहार ही है। वो आज गर्व से बोल सकते हैं, बी प्राउड, कि सबसे पहला स्टेट है जो सबसे ज्यादा आरक्षण दिया है महिला को। आज कहाँ नहीं, आपको पुलिस में जाओ, बैंक में जाओ, जितने भी अफसर में जाओ, सब जगह आपको महिला मिलती है। पुरुष को जॉब करना मुश्किल हो गया है, महिलाओं को आसान हो गया। महिला पढ़ लिखेगी तो जॉब करना बहुत आसान हो गया। 50% का आरक्षण मिला हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर तो हर कोई दे देगा। वो क्या है आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिहार है। अब नेक्स्ट बात करें 61, तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? अब यहाँ बात कर रहा है तेलंगाना, तो नॉर्मल सी बात है, झारखंड का क्या, उसके बाद कहता है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। का करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो तेलंगाना की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश? टोटल हम बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश है। चीफ जस्टिस की बात करें कि टोटल नंबर ऑफ कितने, आपके पास चार ऑप्शन है कि 12, 14, 15, 18। मैं तो एक काम करता हूँ, 50-50 कर रहा हूँ, दो को आउट कर देता हूँ। अब आपकी बारी, आप बताइए कि ए और बी कितने हैं, 12 या 14? आपके लिए आंसर है, तो पहला आंसर क्या है इस क्वेश्चन का है? 12। पहला ऑब्जेक्ट ऑप्शन है 12, दूसरा क्या है 14, तीसरा क्या है 15, और क्या है 18। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? आप सोचिए इसको, जैसे 1 मिनट, 12, 14, 15, 18। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि दूसरी दुनिया के आज से किन देशों से, सेकेंड वर्ल्ड की बात कर रहा है, सेकेंड वर्ल्ड की बात कर रहा है, किससे? अमेरिकी देशों से, अफ्रीकी देशों से, एशियाई देशों से, और कम्युनिस्ट देशों से। तो यहाँ पे देखिएगा, जो सेकेंड वर्ल्ड टर्म यूज हुआ है, ये वर्ल्ड वार का दिन है। ये वर्ल्ड वार के समय सेकेंड वर्ल्ड यूज किया गया, सेकेंड वो किया गया। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, एक अमेरिका की बात हो रहा है, अफ्रीका, एशिया और कम्युनिस्ट। क्या हो सकता है आंसर? आप भी दे सकते हो इसको, आप भी बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो खासकर इसमें आपका आता है यूएसएसआर सेकेंड वर्ल्ड में, दूसरा आता है चाइना। चाइना तो मेनली यहाँ देखिएगा कि बहुत लोगों को लगता है अफ्रीकी देशों को सेकेंड वार, क्योंकि बहुत पिछड़े हैं तो उनको लगता है, पर एग्जैक्ट जो टर्म है सेकेंड वर्ल्ड, वो वर्ल्ड वार का दिन है, और उसमें ये सारे मेनली देश कौन से देश है? कम्युनिस्ट कंट्री है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या आपका? कम्युनिस्ट है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं था, पर ये है कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? यहाँ याद रखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात कर रहा है राजभाषा की। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, और बात कर रहे हैं यहाँ पे बांग्ला। ठीक है, क्या हो सकता है राजभाषा? आपको ही पता होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या आपका? हिंदी। तो यहाँ पे याद है कि राजभाषा का बात किया गया, तो राजभाषा के तौर पे हम किसको किए गए? हिंदी को हम यहाँ पे रखें। अब बात कर रहे हैं नव निर्माण आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे बात कर रहा है कि नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व, आपके पास चार ऑप्शन है। सबसे पहले बात करें महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। इजी क्वेश्चन है, ये आपको बताना, कमेंट में भी आप बता सकते हो क्या हो सकता है, क्योंकि एक तरफ महात्मा गांधी भी है, एक तरफ विनोबा भावे भी है, एक तरफ जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया लोहिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? जयप्रकाश नारायण। क्या है आपका? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो याद रखिएगा नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व की बात कर रहा है कि लीडरशिप किसके थ्रू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका जयप्रकाश नारायण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार और विकास की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार एवं विकास की स्थापना कब हुई? 45 ऑप्शन है, 45, 50, 64 और 77। जल्दी आंसर दिए, क्या आंसर होगा इसका? तो चार ऑप्शन है आपके पास, 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, और 77 हो सकता है। याद रखिए क्या पूछ रहा है? व्यापार एवं विकास सम्मेलन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसको क्या कहते हैं? अंटार्ड बोलते हैं। ठीक है, इसका स्थापना कभी 45, 50, 64। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? 1964। क्या इसका करेक्ट आंसर? 1964 है, याद रखिएगा इसको। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि योजना आयोग की बात कर रहा है, अध्यक्ष रूप में कौन कार्यरत कर रहा है? तो नीति आयोग की बात कर रहे हैं, योजना या प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल से आंसर इसका क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा देश एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य देश कौन सा नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, भारत और भूटान।
बहुत लोग सोचते होंगे कि भूटान भी हो सकता है, भूटान में तो राजा है, तो वहां पे कैसे सब होगा वहां पे। पर गलत है, भूटान नहीं होगा, क्योंकि भूटान का जो राजकीय सिस्टम है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भूटान एक तरह का क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और अभी खास कर जो बात करें इन टर्म्स ऑफ, हम अभी बात करें 2024 में भी बात करें, तो करें कि दक्षिण एशियाई देशों में, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पाकिस्तान। बहुत लोगों को लगता है कि भूटान है, पर भूटान का जाके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, भूटान का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को सेकुलर ही बताता है, वहां पे अपने आप को धर्मनिरपेक्ष ही बताता है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। ठीक है, यहाँ बात कर, याद रखिएगा, सदस्य की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, दक्षेस के सदस्य की बात कर रहा है। चाइना हो गया, भारत हो गया, मालदीव हो गया, भूटान हो गया। तो अभी जस्ट हम क्या देखे थे यहाँ पे, दक्षिण एशिया में धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे थे, तो कुछ देश यहाँ भी थे। अब बोल रहे किसी में दक्षिण से सदस्य नहीं, क्या, चाइना, भारत, मालदीव और भूटान। तो याद रखिएगा दक्षिण में सदस्य चाइना नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, चाइना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सदस्य नहीं है नहीं, इसका क्या क्वेश्चन आपका, सदस्य नहीं है, तो इसका क्या है, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीमांत गांधी, जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, किसको बोला जाता है, आपको पता होगा, पढ़े भी होगा 12th में, बहुत बार इजी क्वेश्चन है आपका आया होगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, खान अब्दुल गफार खान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, सीमांत गांधी किस नाम से पुकारा जाता है, खान अब्दुल गफार खान के नाम से जाना जाता है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्रिकी क्वेश्चन है कि देश में जनता पार्टी किस वर्ष आई। तो ये तो श्योर है, इंदिरा गांधी के जाने के बाद ही आई है, आफ्टर इमरजेंसी के बाद ही आई है। तो इमरजेंसी आपको पता है कब प्रोक्लेम किया गया, तो लगभग 1975 में प्रोक्लेम किया गया। तो सरकार कब बना होगा आपको पता है, उसके बाद कमीशन भी आया था, इंदिरा गांधी के ऊपर बैठा था। तो इसके ऊपर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 77। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1977। तो याद रखिए कि जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई, तो 77 में। अब यहाँ बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत देश के विभाजन में कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे। ये आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर जो होगा, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है, उसका क्वेश्चन है आपका, वहां से एकदम इजी क्वेश्चन। ये हमारे आर्ट्स कैंपस में हम लोग टेस्ट सीरीज करवाया था, उस टेस्ट सीरीज में हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आप सोचिए कि मैथ्स बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम यहाँ पे वीकली टेस्ट लेते हैं, संडे को संडे टेस्ट लेते हैं, वहां पे हम दिखाते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकता है उस क्वेश्चन को हम वहां से टारगेट करते हैं। और ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया कि भारत देश में विभाजन में कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे। आपके पास क्या है, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके बाद कहता है उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, और तीसरा डी, पंजाब और बंगाल। गदर मूवी देखे हैं कि नहीं, गदर मूवी देखे होंगे तो एक स्टेट का आपको लगे, अंदाजा लगा होगा, दो दो पार्ट आया हुआ गदर मूवी का, पहला भी पार्ट और दूसरा पार्ट भी आया हुआ है सन्नी देओल का। कौन सा, मैं निकला गड्डी लेके। तो सिंपल सी बात है, तो एक तो आपका समझ में आ गया होगा पंजाब द पुत्र, दूसरा एक तो समझ में आ गया पंजाब द पुत्र, दूसरा क्या है, खेला होवे, दूसरा क्या है आपका, खेला होवे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पंजाब और बंगाल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पंजाब और। तो याद रखिएगा भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत सबसे ज्यादा हुआ, तभी तो आप देखिएगा कि पंजाब का एक पार्ट आपका कहाँ है, आपका पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब सिंध वहां पे प्रांत है। दूसरी तरफ आप देखिएगा जो बंगाल का, उसके आप ईस्ट बंगाल का फॉर्मेशन होता है, वेस्ट बंगाल का फॉर्मेशन होता है, तो वहां भी हम देखते हैं। तो जो मेनली इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सब पे, पर इम्पैक्ट मेनली आपका पंजाब और बंगाल पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसने कहा था भारत विविधताओं में एकता देश। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन, किसने कहा था, क्या पूछ रहा है, भारत विविधता में एकता का देश है, विविधता के अंदर एकता का देश है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लोग गलत होंगे, एक काम करो आप लोग सब कमेंट में बताओ तो इसका क्या आंसर हो सकता है, जल्दी बताओ यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ गलत करेंगे। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी के बारे में सोच लेंगे कि कहीं बापू जी बोल दिए होंगे कि विविधता में एकता का देश है, या तुम्हारा माउंट बेटन हो गया, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सोचिए, इसका होगा जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही कहा था कि भारत विविधता में क्या है, एकता का देश है। अब यहाँ पे उससे भी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हम पहले भी बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पे बात कर किस राज्य में, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और बिहार। बहुत लोगों को लगता है कि 57 में जब सेकेंड जनरल इलेक्शन हुआ था तो केरला में कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट बनी थी, जब एम एस नामोदरी आए थे तो वहां भी आपका क्या लगा था, प्रेसिडेंट इलेक्शन इमरजेंसी लगा था। पर नहीं, उससे पहले ही, कब की बात कर रहा हूँ, उससे पहले इन 1952, कब की मैं बात कर रहा हूँ, 1952
पंजाब में ही लग चुका है। पंजाब द पुत्र की जो बात कर रहे हैं, तो देश में पहला जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो वो कब लगा था, पंजाब में। और डेट भी याद रखिए, इसमें कब की हम बात कर रहे हैं, 1952 में। और देश का पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था, याद है ना, आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, 1952 में आपका इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। अब बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। यहाँ पे बात कर रहा है कि मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, इसका तो करेक्ट आंसर क्या आपका, न्यूयॉर्क। इसका करेक्ट आंसर क्या आपका, न्यूयॉर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिलेट करता है जुडिशरी से। यहाँ से कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है। मुख्य चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे क्या बात कर रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पहले ही, या दूसरा बात कर रहा है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो कहता है यहाँ पे क्या लिखा, आयु तक जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। और तीसरा क्या, 7 वर्ष की अवधि तक, नेक्स्ट है 68 वर्ष की अवधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऐसा नहीं यहाँ सीयूटी में पूछ सकता है, यूपीएससी बीपीएससी कहीं भी टारगेट कर सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का जो टेन्योर है वो कितने वर्ष का टेन्योर होता है। तो नॉर्मल से इसका आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया, 6 वर्ष। याद रखिएगा, साथ में याद रखना भी है, एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। कहता 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। पढ़े होंगे ध्यान से, 12th पढ़े होंगे तो आइडिया भी होगा। कांग्रेस स्प्लिट हो गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में भी पढ़े होंगे, कब हुई आपको पता होगा। एक तरफ क्या था, याद करो, यदि आप पढ़े होगे तो आपको याद करो, एक तरफ सिंडिकेट थी, दूसरी तरफ क्या था, इंदिरा गांधी था। तो यहाँ पे बात हो रहा है किस वर्ष में, क्या 67, 68, 69, 70, कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, 67। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 67। ठीक है, आप एक काम करो, मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि और भी कोई आंसर हो सकता है, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो, पता कर सकते हो कि जो स्प्लिट स्टार्टिंग हुआ था वो 67 या 69 भी हो सकता है, आप एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है, तो इसका मुझे लगता है इसको बदलाव कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, 69। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 69 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट प्लीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में दल बदल विरोध संबंधित कानून कब बना। दल बदल मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ 1960, इसका है 1990। हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ कब है, 1990। सॉरी, थोड़ा सा हिंदी को लेके दल बदल विरोध की बात कर रहे हैं। तो भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना, तो ये बात कर रहे हैं 1990 में बना। ठीक है, इसको याद है, क्या है आपका 1985। सॉरी, फिर से यहाँ एक मिसप्रिंट हो रहा है, 1 मिनट, 1985। तो याद रखिएगा कि भारत में दल बदल विरोध में जो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहे हैं, वो एंटी कब इंप्लीमेंट बनता है, तो आपका 1985 में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, 4 ऑप्शन है, सारे रिलेटेड कर रहे हैं, उसे रिलेट कर रहे बी आर अम्बेडकर, काशीराम मायावती और रामविलास पासवान। याद रखिए, अनुसूचित जाति संघ की बात कर रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी आर अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी आर अम्बेडकर। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, तो बी आर अम्बेडकर ने। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट कार्य के, बात करें यहाँ पे मुक्त व्यापार का क्या अर्थ। यहाँ पे मुक्त व्यापार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया, कर मुक्त लेन देन, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, तीसरा क्या है इच्छा अनुसार व्यापार, और दूसरा क्या है उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, मुक्त व्यापार में क्या है, यहाँ पे टैक्सेशन में आपका टैक्स सिस्टम में क्या, वहाँ पे रिलीफ दिया जाए, जहाँ पे खासकर आपका देखते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हम बात करते हैं, वहां पे इम्पैक्ट दिया जाए। तो एक तो कर मुक्त लेन देन, सरकारी प्रतिबंध में वहां पे रिस्ट्रिक्शन से बचेगा, वहां पे एक अपने हिसाब से बिजनेस करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, उपयुक्त सभी। तो इजी क्वेश्चन है मुक्त व्यापार को लेके कि कौन। नेक्स्ट पे आते हैं अब यहाँ पे, कहता है भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में कब शामिल हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन है, 2006, 2006, 2008, 2009, 2014, 4 ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे याद है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में कब शामिल हुआ, 2006, 2008,
मुझे तो लगता है 2006-8 में से कोई, आपको क्या लगता है? आप भी बता सकते हैं। एक काम करो, आप भी कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ कि भारत जो परमाणु शक्ति संपन्न देश श्रेणी में शामिल कब हुआ। मुझे लगता है 9-14 तो नहीं होना चाहिए, 2006 और 2008 होगा। क्या लगता है वो क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर भी आंसर डिपेंड करता है। याद रखिए, परमाणु शक्ति संपन्न देश, टोटल जो संपन्न देश है उसमें कब आपका शामिल होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसको ऑप्शन देखिएगा, देखिए ऑप्शन 2006 है, आपका ऑप्शन 2008 है, उसका तो ऑप्शन आपका 2009 है, 2014 है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, कि कब भारत क्या वो न्यूक्लियर पावर एनर्जी में आपका सम्मिलित हुआ आपका। तो ये जो देखिएगा वो 1998 में तो वो अति है, पर यहाँ पे बात कर रहा है आपका यहाँ की श्रेणी का, इसलिए हम बार बार पूछ रहे श्रेणी में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2006 है। वो आपका करेक्ट आंसर क्या है? 2006 है। इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि गांधीवाद समाजवाद की स्थापना इनमें से किस दल का मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिए, गांधीवाद बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गांधीवादी समाजवाद की हम बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, साम्यवाद पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और जनता पार्टी। गांधीवाद समाजवाद की बात कर रहे हैं, तो एक तो श्योर स्वतंत्र पार्टी तो नहीं है, मैं तो इसको आपको पहले ही कैंसिल कर देता हूँ। देखिए, कभी भी जब भी आप एमसीक्यू करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं, तो आप क्या करो कि जो आपको ऑप्शन लगता है कि नहीं 100% ये नहीं है, तो उसको पहले आप कट आउट कर लो, ठीक है। यदि आप जब उसको कट आउट कर लेते हो ना, तब क्या होता है कि बहुत ऑप्शन बचते हैं, वहां से आपको चांस ज्यादा हो जाता है उसको सही करने का। तो जैसे मैंने क्या किया, स्वतंत्र पार्टी को यहाँ कट आउट कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास 3 ऑप्शन यहाँ बचा। अब 3 ऑप्शन में क्या है, एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ साम्यवादी पार्टी और तीसरी तरफ क्या बची, जनता पार्टी। तो मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए एक और काम करता हूँ, मैं इसको भी एलिमिनेट कर देता हूँ। किसको? इसको जनता पार्टी को एलिमिनेट करता हूँ। तो मेरे पास क्या बचता है, देखिए 50-50 हो गया ना। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचा, तो यहाँ पे समाजवाद, तो समाजवाद रिलेट किससे कर रहा है, आप देखिए किससे रिलेट कर रहा है, समाजवादी से। समाजवाद किससे रिलेट कर रहा है, समाजवादी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समाजवादी पार्टी हो गया। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ। यहाँ पे याद रखिए, क्वेश्चन बात कर रहा है कि जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ। जनता पार्टी, जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो जनसंघ पता है आपको किस में विलय हुआ, 1970 आफ्टर इमरजेंसी के बाद। देखोगे इमरजेंसी के बाद क्या हुआ था, आपका जितने भी पार्टी थे सब यहाँ एक साथ मर्ज होते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, किसी को आइडियोलॉजी से मतलब नहीं था, सब क्या किए, एक तरफ से आइडियोलॉजी को लेके आए और एक साथ सबने पार्टी का फॉर्मेशन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, आपका यहाँ जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्नलिखित में क्या है। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे हैं जिनको ये बात पता है, आंसर पता होगे। यदि बना लिए तो इसका मतलब समझिए आपका तैयारी बिल्कुल सही है। क्या हो सकता है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, सामाजिक एवं सार्वजनिक सेक्शन के आधार पे, उपयुक्त सभी हो सकता है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको बनाना है संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक और सेक्शन की स्थिति। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सामाजिक और सेक्शन की स्थिति। अब नेक्स्ट में बात करते हैं उल्फा, नाम सुने ही होंगे बहुत बार। तो कहता है उल्फा एक आतंकवादी संगठन कहाँ का है, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और रसिया। तो आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए आप, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, किसी से पूछ लीजिएगा तो आपको बता देगा इस संगठन के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, इसका करेक्ट आंसर हो गया भारत। अब दूसरी तरफ बात कर रहे हैं भारत में हरित क्रांति। भाई ये क्वेश्चन नहीं जानते तो क्या जानते हो, या ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो हमारे एक ही जनक है, स्वामीनाथन, जिसको हम लोग बोलते हैं MS स्वामीनाथन। वो हमारे क्या है, भारतीय हरित क्रांति के जनक है। अब यहाँ नेक्स्ट बात कर रहे हैं, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, ठीक है। कब तक कहता है, कब किया गया, मूल संविधान के द्वारा। दूसरा कहता है कि 1976 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 1978 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 2002 86 अमेंडमेंट। क्या आंसर हो सकता है, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत आपका जो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, जो सेकुलर स्टेट की हम बात कर रहे हैं, वो आपका क्या हो गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हो गया। अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई। किसान यूनियन की बात कर रहा है, तो हमारी जब भी किसान की बात होती है तो किसका नाम मुंह पे सबसे पहले आता है, आप ही बताइए, सबसे पहले किसका आता है, पंजाब या हरियाणा का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पंजाब, ठीक है। तो याद रखिएगा किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी आपका, तो ये हो गया आपका पंजाब में हो गया। अब बात कर रहे हैं कि तारी विरोधी आंदोलन, 12th में ये भी आप पढ़े होंगे कि तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में आंदोलन
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए तारी विरोधी आंदोलन जो है वो आंध्र प्रदेश से रिलेट करता है। कहाँ से आपका? आंध्र प्रदेश से रिलेट करता है। तो इसको क्लियर याद रखिएगा, जब भी तारी का वर्ड आएगा, हमारे बिहार में लोग तारी का नाम सुन के ऐसे भी मुस्कुरा रहे होंगे कि तारी विरोधी है, तारी विरोधी आंदोलन, तार के खिलाफ। आपको पता है ना, हमारे यहाँ बिहार में तो लिकर बैन है, तो मैक्सिमम लोग जो कंज्यूम करते हैं बेचारा तारी है, बिहार सरकार उसको भी बैन लगा रही है। तो यहाँ पे तारी विरोधी आंदोलन की बात हो रही है, तो यहाँ तारी विरोधी आंदोलन क्या हो गया आपका? सबसे पहले आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर है। अब कहता है 1951 में कांग्रेस से अलग हो गया आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना की? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं बनूंगा, डायरेक्ट मैं बताता हूं आपको, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो गया। अब बात करें निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिए, संवैधानिक संस्था नहीं है। तो नीति आयोग, वित्त आयोग, कतर संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग। इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग, याद रखिएगा। एक नीति आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों में संबंधित निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? यहाँ विदेश नीति की बात कर रहा है, उसमें लक्षण से संबंधित निम्न कौन सा सही नहीं है? एक पहला कर रहा है नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, दूसरा कहता है मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास, कहता है उपनिवेशवाद का विरोध, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, कहता है भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में कौन सही है? तो इसमें सभी सही है। तो पहला क्या कर रहा? आपका नस्लीय भेदभाव समाप्ति की हम कोशिश कर रहे हैं, दूसरा हो गया आपका मानवाधिकार रक्षा की बात करें, तीसरा हो गया उपनिवेशवाद के विरोध की बात करें, चौथा है उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट बात करते हैं 93 कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा है। बहुत लोग को लगता है फॉरेन पॉलिसी में कौन हो सकता है? क्या राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल का भी लोग बहुत सारा सोचते हैं, पर इसका करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए, जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात आएगी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू होगा। अब नेक्स्ट पार्टी की बात करें, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित है? जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित है? तो आपके पास दो, एक काम करता हूं मैं, दो ऑप्शन को 50-50 करता हूं। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, कहता है गुजरात, उड़ीसा, बिहार और मद्रास। ठीक है, बिहार को मैं पहले आउट करता हूं, आपके लिए और आसान कर देता हूं। बिहार को क्या मैं करता हूं? आउट करता हूं। अब बचा आपके पास क्या? अब बचा आपके पास, तो इसका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसका सही आंसर क्या है? मद्रास। इसका सही आंसर क्या आपका? मद्रास है। तो याद रखिएगा, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी थी? तो ये मद्रास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 1974 में बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्मल सी बात है, दो जगह से, एक गुजरात की बात करते हैं जहाँ सरकार भी चेंज हुई, मुख्यमंत्री भी चेंज होगी, फिर जेपी के नेतृत्व में यहाँ पे चेंज हुआ, तो वो छात्र आंदोलन था। वो क्या था आपका? वो छात्र आंदोलन था। नेक्स्ट आते हैं कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी अन्नादुर्रे। क्या इसका करेक्ट आंसर है? सी अन्नादुर्रे आपका इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब बात करें क्षेत्रीय संतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? क्षेत्रीय असंतुलन की बात कर रहे हैं। क्षेत्रीय असंतुलन समझ रहे हैं ना? डिस्टर्बेंस की बात हो रहा है। ठीक है, रीजनल डिस्टर्बेंस की बात हो रहा है। किस में हुआ? तो नागालैंड, मिजोरम, उपयुक्त दोनों में। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों। नागालैंड आपका, मिजोरम दोनों। अब यहाँ बात करें कि नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन है? तो नर्मदा है, आपको पता है, दो ऐसी नदी है क्या, जो जितनी भी नदी किधर से वेस्ट टू ईस्ट फॉलो करती है, बस दो ऐसी नदी जो ईस्ट टू वेस्ट फॉलो करती है। दो नदी कौन सी है? एक नर्मदा हो गई, दूसरी क्या हो गई? तापी हो गई आपका। तो उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नर्मदा कहाँ कहाँ से गुजरती है। एक तरह से देखोगे बिहार, तो सबसे पहला तो ऑप्शन को हटा दो इसको। ठीक है, दूसरा क्या बचा? अब सोचो कि नर्मदा का नाम सुनते मध्य प्रदेश आता है, तब जिसमें मध्य प्रदेश नहीं है उसको भी हटा दो। आपके पास दो ऑप्शन बच गए। अब कहता है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो गुजरात, तुमको राजस्थान का पता है, लूनी बहती है, तो राजस्थान में तो होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शन से आंसर को हम निकाल सकते। हो सकता है बहुत बार हमको क्वेश्चन का आंसर नहीं आए, पर हो सकता है ऑप्शन के बारे में हमको यदि सही जानकारी होगा तो वहां से हम इसको आंसर को रिलेट करके हम निकाल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? कहता है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1991। हाँ, कब की गई आपका? 1991। अब अगला कहता है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, यहाँ पे पूछ रहा है मंडल आयोग के अध्यक्ष है। एक पहला है धनिक लाल मंडल, दूसरा है वीपी सिंह, तीसरा क्या है? वीपी मंडल, और चौथा क्या है? नीतीश कुमार।
ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा मंडल आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है, ठीक है। अध्यक्ष की बात कर रहा है यहाँ पे, ये नहीं कि किसने रिकमेंड किया, किसने एस्टेब्लिश किया, किसने यहाँ पे इसको किसने लेके आया, तो इसका सही आंसर क्या है आपका सी, इसका सही आपका वीपी मंडल, इसका सही आंसर क्या है वीपी मंडल। देखिए हम यहाँ पे क्या कितने आसानी से कितने कम टाइम में हम 100 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किए। ऐसे ही हम आज यहाँ से एक पूरा सीरीज लेके चल रहे हैं आपको आने वाले 2025 में जो हमारा टारगेट है क्लास 12 जो बोर्ड है बिहार बोर्ड का, उसको हम टारगेट कर रहे हैं। आपका जो भी 100 एमसीक्यू में, इतना हम आपको गारंटी देते हैं कि 100 में 100 आप वहां पे बनाइएगा, पर हमारे साथ बने रहिए और हम क्या करेंगे ऐसे ही सीरीज लेते आएंगे, ऐसे ही लगातार आपको प्रैक्टिस करवाते जाएंगे और आपको इतना प्रैक्टिस 10 साल का एमसीक्यू करवा देंगे या पीवाईक्यू करवा देंगे कि आपका एक क्वेश्चन वहां से आपको नहीं छूटेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर्ट्स कैंपस से जुड़े रहना पड़ेगा, आपको हमें लाइक करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। और इसके साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर नए सेशन में मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, नए क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, फिर वहां पे डिस्कस करें। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई सुझाव है, कुछ भी है, तो आप वहां पे कमेंट में कर सकते हैं, उसको अगले बार क्या है हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग, नमस्कार।